अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा लेक्चर जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के ऊपर है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इन मॉडर्न फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों, श्रोडिंगर इक्वेशन बिल्कुल वही रोल प्ले करती है क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज प्ले करते हैं। जिस तरह न्यूटन लॉज जो हैं दे आर बैकबोन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, बिल्कुल इसी तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज द बैकबोन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या इस्तेमाल है और हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा कि अगर आपको किसी पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, या इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि एक टाइम पे आपको एक पार्टिकल की लोकेशन या उसकी पोजीशन या उसकी स्टेट का पता है, तो न्यूटन लॉज की मदद से आप फ्यूचर में वो पार्टिकल किस तरह से बिहेव करेगा आप विद द हेल्प ऑफ न्यूटन लॉज बता सकते हो। यानी कि आप सिस्टम की जो स्टेट है उसके बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हो कि फ्यूचर में आपका जो ऑब्जेक्ट है या आपका जो सिस्टम है वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो सेम यही होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ये प्रिडिक्ट कर सकती है कि आपका जो क्वांटम सिस्टम है, ठीक है, उसकी फ्यूचर स्टेट क्या हो सकती है, वो किस तरह से फ्यूचर में बिहेव कर सकता है। तो ये इक्वेशन उसको प्रिडिक्ट कर सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल्स बिहेव लाइक पार्टिकल्स, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल्स बिहेव लाइक वेव्स। तो बच्चों, जब पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करते हैं तो वो जो वेव्स होती हैं, जो उन पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव्स होती हैं, उन वेव्स के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है जी। तो उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमें वेव फंक्शन का भी आइडिया होना चाहिए कि ये वेव फंक्शन क्या होता है। तो अगर आपको वेव फंक्शन का आइडिया है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये ऊपर डिस्क्रिप्शन में ऊपर ये आई बटन में इसका लिंक शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे इस वीडियो का। वेव फंक्शन पे एक अलग से कंप्लीट वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्टली मुख्तसर से आपको बता देता हूँ कि वेव फंक्शन जो होता है बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है। यानी कि वेव फंक्शन हमें ये बताता है कि हमारा जो पार्टिकल है उस पार्टिकल के पाए जाने का चांस कहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है जी, किस जगह पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी पार्टिकल के पाए जाने की, वहाँ पार्टिकल के होने का चांस भी ज़्यादा होगा। तो बच्चों, ये थी थोड़ी सी ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी है। तो अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डेवलप करेंगे। अपने जहन में ये बात रखनी है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उन वेव्स के लिए है जो वेव्स पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती हैं। यानी कि जब पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं तो कौन से पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स जब मूव कर रहे होते हैं तो दे बिहेव लाइक वेव्स। तो उनके साथ जो वेव्स एसोसिएटेड हैं पार्टिकल्स के साथ, उन वेव्स की इक्वेशन को हमने ड्राइव करना है और उसी को हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डेवलप करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्लासिकल वेव इक्वेशन। जो क्लासिकल वेव इक्वेशन है दैट इज प्योरली फॉर वेव्स। ठीक है, लेकिन अभी जो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखने जा रहे हैं दिस इज फॉर पार्टिकल्स। ये इक्वेशन उन वेव्स के लिए है जो पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड वेव्स होती हैं। ठीक हो गया। तो स्टार्ट लेंगे हम क्लासिकल वेव इक्वेशन से। तो बच्चों, क्लासिकल वेव इक्वेशन जो होती है हमारे पास, हमने पढ़ा क्लासिकल वेव इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1/v² करली स्क्वायर फाई ओवर करली टी स्क्वायर। इसे कह देते हैं इक्वेशन 1। अब ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 के 3 हिस्से हमने बना लेने हैं। एक ये डेल स्क्वायर फाई है, एक ये 1/v² है और एक ये डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल टी स्क्वायर है। तो इन तीनों को हमने अलग अलग से इनकी वैल्यूज़ निकालनी है और यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो आपके पास आ जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान प्रोसीजर होगा। तो बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या हो सकती है। ये फाई जो है ये क्लासिकल वेव फंक्शन है। अभी हमने अपना क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन भी इंट्रोड्यूस करवाना है। तो डेल स्क्वायर फाई, बच्चों डेल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है कि डेल स्क्वायर होता है जी करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर ओवर करली जी स्क्वायर। और अगर मैं राइट साइड पर फाई से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ भी मैं अगर फाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास बन जाएगा करली स्क्वायर फाई ओवर करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई ओवर करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई ओवर करली जी स्क्वायर।
बच्चों ये हमारे पास डेल स्क्वायर फाई है, इसे हम नाम दे लें इक्वेशन 2 का। अब हम आगे जाके क्या करेंगे, हम अपना वेव फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उस वेव फंक्शन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द वेव फंक्शन। बच्चों आपको पता है कि जब आपकी वेव्स मूव कर रही होती हैं, ठीक है जी, तो वेव स्पेस में भी मूव कर रही होती हैं और टाइम में भी, यानी कि जो पीरियोडिक वेव्स होती हैं हमें पता होता है कि वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रही होती हैं। इसके अलावा वेव चूंकि स्पेस में मूव कर रही हैं, तो हमें यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन डेवलप करना है जो वेव्स को स्पेस में भी रिप्रेजेंट करे और वेव को टाइम में भी रिप्रेजेंट करे। तो बच्चों यहाँ पर जो वेव फंक्शन हम इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, द वेव फंक्शन फाई, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, स्पेस कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जी, ये इसके स्पेस कोऑर्डिनेट है, यानी कि वेव को स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये चौथा टाइम कोऑर्डिनेट है जो वेव को टाइम में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों इसको हम सपोज कर लेते हैं कि दिस इज इक्वल टू साई एक्स वाई जी। ये जो साई है ये स्पेशल फंक्शन है, यानी कि वेव को स्पेस में रिप्रेजेंट कर रहा है, और साथ हम एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं ई आयोटा ओमेगा टी। ये हमारी वेव को टाइम में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारी वेव जो है वो कॉम्बिनेशन है साइन और कोसाइन फंक्शन का। हमारी वेव कॉम्बिनेशन है साइन और कोसाइन फंक्शन का, इसलिए हमने यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया है। तो ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन है। अब इस वेव फंक्शन की मदद से ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डेल स्क्वायर फाई, और डेल स्क्वायर फाई आपको पता है किसके बराबर है, ठीक है, ये सामने वैल्यू लिखी हुई है। बच्चों हम आसानी के लिए ये करते हैं कि हम अपने वेव फंक्शन को, हम अपनी वेव को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस। अगर सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर लें तो यहाँ पर y और z हमें उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारे पास खाली बचेगा करली स्क्वायर फाई ओवर करली एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू करली स्क्वायर फाई ओवर करली एक्स स्क्वायर, यानी कि इस फंक्शन का 2 दफ़ा डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम इसका डेरिवेटिव ले लें करली फाई ओवर करली एक्स, इसके सामने हमारे पास क्या है जी, साई, तो ये करली साई ओवर करली एक्स, और ये है कांस्टेंट, ये साथ में वैसे ही आ जाएगा। ये हमने एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया। अब इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव ले लें, तो डेल स्क्वायर फाई करली स्क्वायर फाई ओवर करली एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा करली स्क्वायर ओवर करली एक्स स्क्वायर साई, और ये ई वैसे ही कांस्टेंट रहेगा। तो बच्चों इसे नाम दे लेते हैं इक्वेशन 3। चलें जी, हमने क्या किया, हमने डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इनके इस इक्वेशन में जो ये वाला पोर्शन है इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम निकालते हैं डेल स्क्वायर करली स्क्वायर फाई ओवर करली टी स्क्वायर, यानी कि इसी फंक्शन का अब हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम 2 दफ़ा। तो हमारे पास आएगा जी करली फाई ओवर करली टी। बच्चों ये फंक्शन जो है ये स्पेस फंक्शन है, इसमें टाइम नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट होगा, साई ऐसे ही रहेगा, और इसका डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास बन जाएगा ई अयोटा ओमेगा टी, और इसके फंक्शन का डेरिवेटिव लें अगर अयोटा ओमेगा टी का, तो हमारे पास आएगा अयोटा ओमेगा। इसका दोबारा फिर डेरिवेटिव ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा करली स्क्वायर फाई ओवर करली टी स्क्वायर इज इक्वल टू साई एज इट इज़ रहेगा। इसका दोबारा डेरिवेटिव लें ई अयोटा ओमेगा टी अयोटा ओमेगा, तो जब इसका दोबारा फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा एक अयोटा ओमेगा हमारे पास और आ जाएगा। बच्चों जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साई ई अयोटा ओमेगा टी। बच्चों अब अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर साई एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा टी, और करली स्क्वायर फाई ओवर करली टी स्क्वायर। बच्चों ये बन गई इक्वेशन 4। हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। बस अब हमारे पास क्या रह गया है, अब हमारे पास सिर्फ रह गया है 1 ओवर वी स्क्वायर की वैल्यू। तो बच्चों अब हम 1 ओवर वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि जब हमारा पार्टिकल, जिस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, जब वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उस पार्टिकल की कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, और अगर वो पार्टिकल किसी पोटेंशियल के ज़ेरे असर है, ठीक है, तो फिर उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो बच्चों टोटल एनर्जी जो है ये सम होता है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। तो चूंकि हमने अपने वेव को रिस्ट्रिक्ट किया, हमने अपने पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, पार्टिकल के मोशन को सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें भी सिर्फ एक्स ही आया है।
तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी को सिंपली हम वी लिख लेते हैं। तो बच्चों ये प्लस वी है, इधर आगे हो जाएगा माइनस वी और यहाँ बचेगा हाफ एम वी स्क्वायर। इसको आप रीअरेंज कर लें, ठीक है। ये जो 2 है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू ई माइनस वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। बच्चों दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी m आ जाएगा, यहाँ पहले से m है तो m का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास बन गया m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू ई माइनस वी। बच्चों अब हमने क्या करना है, अब हमने पढ़ा हुआ है डी ब्रॉय वेवलेंथ, इनके पार्टिकल्स के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है उस वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको हम डी ब्रॉय रिलेशन से लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, ये बच्चों हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर ओवर m स्क्वायर वी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा h स्क्वायर ओवर m स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 2m इंटू ई माइनस वी। बच्चों हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और अगर हम स्क्वायर कर लें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ से अगर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये होगी वी स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये हमारे पास बन जाएगा वी स्क्वायर ओवर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ओवर 2m इंटू ई माइनस वी। अब इस इक्वेशन का दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, हमारे पास बनेगा एफ स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू ई माइनस वी और डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक हो गया। अब ये जो एफ स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इंटू ई माइनस वी ओवर एच स्क्वायर, और ये एफ स्क्वायर। लो बच्चों इसको नाम दे लेते हैं, यहाँ तक इक्वेशन 4 हो गई थी, इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन 5। तो देखें बच्चों हमने कहा था कि ये जो इक्वेशन है इसमें हमने डेल स्क्वायर फाई 1 ओवर वी स्क्वायर और करली स्क्वायर फाई ओवर करली टी स्क्वायर की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 4 में और इक्वेशन 5 में। अब इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 इन तीनों इक्वेशंस को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बच्चों इस इक्वेशन को में जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं वो सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो बच्चों वैल्यूज़ पुट करें, इसके अंदर डेल स्क्वायर फाई की जगह हम इक्वेशन 4 पुट करेंगे, ये देखें तो ये हमारे पास है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, ठीक है, ई अयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 ओवर वी स्क्वायर। 1 ओवर वी स्क्वायर हमने निकाला है जी 2m इंटू ई माइनस वी और डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय करली स्क्वायर साई ओवर करली टी स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन कहाँ निकाला है जी, इक्वेशन 4 में निकाला है। ओ सॉरी, यहाँ पर इक्वेशन 3 हमें पुट करनी थी, ये वैल्यू पुट करनी थी हमें करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर इंटू ई अयोटा ओमेगा टी, और यहाँ पर करली स्क्वायर फाई और करली टी स्क्वायर की जब हमें इक्वेशन 4 पुट करनी थी ये है माइनस ओमेगा स्क्वायर साई एक्सपोनेंशियल अयोटा ओमेगा टी। बच्चों अयोटा ओमेगा टी ये दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चों 2 पाई एफ, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू 2m और इंटू ई माइनस वी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर एफ स्क्वायर। बच्चों एफ स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल, हमारे पास बचा माइनस 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m और इंटू ई माइनस वी डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, और यहाँ बचा हमारे पास करली स्क्वायर साई ओवर करली एक्स स्क्वायर। बच्चों अब हमने पढ़ा हुआ है कि एच कट जो होता है इसे कहते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट।
रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल होता है h/2 पाई के, और अगर यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालूं तो 2 पाई डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, तो h मेरे पास क्या आ जाएगा 2 पाई h कट, और अगर मैं h स्क्वेयर कर लूं तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वेयर h कट स्क्वेयर। बच्चों यहाँ पर h स्क्वेयर की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें 4 पाई स्क्वेयर h कट स्क्वेयर, तो इसको मैं अरेज कर देता हूँ जी। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा, और अगर मैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले लूं तो ये जो पार्शियल है मेरे पास ये बन जाएगा डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर साई इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वेयर 2m इंटू ई माइनस वी, और डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर की जगह अब क्या आएगा 4 पाई स्क्वेयर और एच स्क्वेयर। बच्चों 4 पाई स्क्वेयर और 4 पाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, ये जो 2m ओवर एच कट स्क्वेयर है इसको इधर ले आए तो एच कट स्क्वेयर इधर आगे हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वेयर, और 2m इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे क्या बचा डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, यहाँ साई मिसिंग है जी, यहाँ मैंने साई नहीं लिखा, यहाँ भी मिसिंग है, यहाँ भी लिख लें, यहाँ भी मिसिंग है, तो ये हमारे पास क्या बचा जी, ये हमारे पास बचा ई माइनस वी इंटू साई, और इसको हम यूँ लिख सकते हैं ई साई माइनस वी साई, ठीक है बच्चों, माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर। बच्चों ये माइनस वी साई इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू सॉरी प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। अब ये जो फंक्शन बन गया हमारे पास ये, ठीक है जी, ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। बच्चों इसको आप लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस वी, और ये साई को बाहर लिख दें, इज इक्वल टू ई साई। बच्चों ये जो पूरा फंक्शन है ये फंक्शन कहलाता है हैमिल्टोनियन एनर्जी ऑपरेटर, और ये बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फंक्शन है माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर, ये काइनेटिक एनर्जी है प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो बच्चों ये हमारे पास ये पूरा फंक्शन जो है ये हैमिल्टोनियन फंक्शन है जो कि एनर्जी ऑपरेटर है, तो इस पूरे फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा h आ जाएगा, h साई इज इक्वल टू ई साई, एंड दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और इस इक्वेशन में एट द एंड आप देख रहे हैं कहीं पर भी आपको टाइम नज़र नहीं आ रहा, तो दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके अलावा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी है, लेकिन ये है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आई होप के आपको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझ आ गई होगी और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।